उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब समाजवादी पार्टी गठबंधन की भी पोल खुल रही है। उसके गठबंधन साथी आपस में ही एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो वहीं पूरे चुनाव भर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले और सीएम योगी को वापस मठ भेजने का दावा करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने अब खुद ही एक बड़ा खुलासा कर फंस गए हैं। राजभर ने कहा कि वो यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद ही समझ गए थे कि सपा गठबंधन चुनाव हार रहा है। गौरतलब है कि यूपी चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी में वोटिंग हुई थी, जहां जाट समाज नाराज बताया जा रहा था। लेकिन जब परिणाम आए तो भाजपा ने पहले चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए 58 में से 46 सीटें हासिल की। इसीलिए अब जनता मजे ले रही है कि राजभर ने जानबूझकर अखिलेश को चूना लगा दिया, क्योंकि अगर राजभर समझ गए थे कि सपा नहीं जीत रही है तो फिर योगी के लिए चल सन्यासी मंदिर में कहने से लेकर अखिलेश के इतने कान भरने तक की क्या जरूरत थी। आखिर इसी बहकावे में आकर अखिलेश यादव ने बड़े बड़े दावे कर डाले और जब परिणाम आए तो सपा गठबंधन लगभग साफ हो गया। अब राजभर खुद भले ही अपना चुनाव जीत गए हों, लेकिन बीजेपी को यूपी की सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा इतना फर्जी साबित हुआ कि अखिलेश यादव खुद ही अपना भरोसा भी मतदाताओं में खो रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमें तो पहले चरण के बाद ही आभास हो गया था कि हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन हम हार कैसे मान लेते। जब राजभर से पूछा गया कि आपको चुनाव हारने का आभास हो गया था तो आप चल सन्यासी मंदिर में क्यों कहते रहे। इस पर राजभर ने हंसते हुए कहा कि 6 चरण के चुनाव बाकी थे, इसलिए कह रहे थे। बहरहाल राजभर ने सब कुछ जानते हुए भी जिस तरह अखिलेश यादव से मौज ली है, उस पर अब सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक में लोग अखिलेश यादव की समझ पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उनके गठबंधन बनाने के फार्मूले को भी कोस रहे हैं, क्योंकि 2017 से लेकर अब तक अखिलेश यादव के सभी गठबंधन फेल रहे हैं। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के साथ, 2019 में उन्होंने मायावती के साथ और अब 2022 के चुनाव में जयंत चौधरी और राजभर के साथ बनाया उनका गठबंधन पूरी तरह नाकामयाब रहा है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और भाजपा जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाए रखने में सफल रही। इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि उनको अपनी रणनीति तक बदलनी पड़ी। यूपी में तो ऐसा हाल रहा कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ प्रचार तक नहीं कर पाए और दोनों अलग अलग ही दिखे। लेकिन पीएम मोदी अभी भी किसी को बख्शने के मूड में नहीं हैं। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर पार्टी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने वंशवाद पर बीजेपी सांसदों को खरी खरी तो सुनाई ही, साथ ही कई अनसुने पहलू भी उजागर कर दिए। मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी सांसदों के बच्चों के टिकट उनके कहने पर ही नहीं दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि अगर पार्टी के किसी नेता का टिकट कटा है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। पार्टी में वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सांसदों को 2 टूक कह दिया कि बीजेपी में परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। पीएम ने आगे कहा कि इन चुनावों में सांसदों के बच्चों को मेरे कहने पर टिकट नहीं दिया गया है। हम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हैं। मोदी के इस बयान के बाद परिवारवाद की राजनीति पर खड़ी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और यूपी में समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीतियों में निश्चित तौर पर बदलाव करना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जनता ने इन पार्टियों को साफ तौर पर नकार दिया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी पीएम मोदी ने इन पार्टियों को कोई मोहलत नहीं दी है और उनकी धुलाई चालू है। मोदी कटाक्ष पर कटाक्ष किए जा रहे हैं और इन पार्टियों को फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के शब्दों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि मोदी जो कह रहे हैं वो उनकी पार्टी ने करके दिखाया है। चाहे बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी हों या उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी नेता हरक सिंह रावत की बहू हों, पार्टी ने किसी को भी टिकट नहीं दिया और आखिर में ये नेता पार्टी छोड़कर ही चले गए। बहरहाल मोदी लगातार हमलावर हैं और विपक्षी पार्टियां अपनी टूटी फूटी रणनीति के साथ सदमे में। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर से ही उठी नेतृत्व परिवर्तन की आवाजों ने थोड़ा बहुत असर दिखाना शुरू कर दिया है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा पंजाब में कांग्रेस मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू को भुगतना पड़ेगा। उनकी कुर्सी अब छीन ली गई है। बुरी तरह हार के बाद कांग्रेस पार्टी की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी ने पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, गोवा और मणिपुर के सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस पार्टी इन प्रदेश इकाइयों के प्रमुखों नवजोत सिंह सिद्धू सहित 5 अध्यक्षों को हटाने वाली है। पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए बताया कि सोनिया गांधी ने संगठन के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए इनका इस्तीफा मांगा है। गौरतलब है कि हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बयान दिया था कि गांधी परिवार को नेतृत्व छोड़कर किसी दूसरे नेता को मौका देना चाहिए।
हालांकि गांधी परिवार नेतृत्व छोड़ेगा इसकी संभावना तो नगण्य है, लेकिन बेचारे सिद्धू और यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जैसे नेताओं की गद्दी चली गई है। वहीं सिब्बल को अपनी टिप्पणी के लिए पार्टी के अंदर से ही तीखे प्रहारों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि गांधी परिवार के कथित करिश्मे में विश्वास रखने वाले नेताओं ने सिब्बल पर आरोप लगाया है कि वो आरएसएस और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी प्रदेश इकाइयों में पुनर्गठन की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसे में पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के सभी प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा मांगा है। वहीं सोनिया गांधी के निर्देशों से यह साफ है कि अब पार्टी इतनी करारी हार के बाद कम से कम लोकल लीडरशिप को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक तो लगातार हार का मुंह देख रही कांग्रेस पर नेतृत्व परिवर्तन का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरे कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के ग्रुप G23 के कई नेता भी अब मुखर होकर गांधी वाड्रा परिवार की खिलाफत कर रहे हैं। शायद इसीलिए गांधी परिवार अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए राज्यों के प्रमुखों और अन्य नेताओं की बलि तो ले ही लेगा, क्योंकि इससे गांधी परिवार की मुखालफत में उठ रही आवाजें भी कुछ समय के लिए दब जाएंगी और राज्यों में हार के बाद मची कलह भी शांत हो जाएगी। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब सहित 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में विवाद अब गांधी परिवार के इस्तीफे तक पहुंच गया है। G23 ने पहली बार गांधी परिवार को कांग्रेस के पदों से इस्तीफा की मांग कर डाली। यही वजह है कि G23 के मुखर नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि वे सबकी कांग्रेस के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कपिल सिब्बल ने जैसे ही यह बयान दिया, कांग्रेस में खतरे की घंटी बज पड़ी। गांधी वाड्रा के सारे भोंपू एक साथ बजने लगे। कपिल सिब्बल पर उन नेताओं ने हमले तेज कर दिए जिन्हें कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में G23 के नेताओं ने नारद मुनि बताया था। मनिकम टैगोर से लेकर अशोक गहलोत तक और रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेकर पवन खेरा तक सबने सिब्बल पर हमले तेज कर दिए। कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन जो पहले से तय था वही हुआ। सबके एक सुर में उनकी पेशकश को ठुकरा दिया। ऐसा खेल सोनिया गांधी पहले भी कई बार कर चुकी हैं। सही वजह है कि बैठक के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस की कमान गांधी परिवार को छोड़ देनी चाहिए ताकि दूसरों को मौका मिले। सिब्बल ने पार्टी के भीतर राहुल की दखलंदाजी को लेकर भी सवाल उठाया। सिब्बल के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया। गहलोत ने कहा कि सिब्बल को कांग्रेस का कल्चर नहीं पता, वे पार्टी की ABCD नहीं जानते। सिब्बल अच्छे वकील रहे हैं। सोनिया जी और राहुल जी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं। पार्टी में मचे घमासान के बीच कपिल सिब्बल ने अपने आवास पर G23 नेताओं को डिनर पर बुलाया है। माना जा रहा है कि बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा तेज हो सकती है। सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी डिफेक्टो प्रेसिडेंट रहे हैं। पंजाब में CM बनाने में उन्होंने फैसला किया था। आप बताइए किस हैसियत से उन्होंने यह डिसीजन लिया था। सिब्बल ने कहा कि हमारी मांग है कि घर की कांग्रेस के बजाय सबकी कांग्रेस हो। मैं इसके लिए आखिरी सांसों तक लड़ूंगा। सिब्बल के घर की कांग्रेस के सवाल पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। पार्लियामेंट जाने के दौरान राहुल ने सिब्बल को लेकर सवाल पूछा था, लेकिन बिना जवाब दिए वे आगे बढ़ गए। वहीं उनके करीबी नेता मनिकम टैगोर ने सिब्बल पर अटैक किया। टैगोर ने कहा कि सिब्बल संघ की भाषा बोल रहे हैं। कपिल कांग्रेस के भीतर बदलाव की मांग करने वाले G23 गुट के सदस्य हैं। पिछले दिनों हार के बाद गुलाम नबी आजाद के आवास पर G23 सदस्यों की बैठक भी हुई थी। हालांकि बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा कार्य समिति की मीटिंग में भी शामिल हुए थे। 5 राज्यों में हार के बाद की मीटिंग में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की। सोनिया गांधी ने कहा कि अगर आप सबको लगता है कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो मैं, राहुल और प्रियंका कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा सहित सभी सदस्यों ने इस एक स्वर में से खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सभी सांसदों के साथ मीटिंग किया कि महाराष्ट्र में खलबली मच गई। खलबली इतनी कि शिवसेना ने भी अपने सांसदों की मीटिंग बुला ली। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी ने आने वाले निकाय चुनाव, राज्य में जारी राजनीतिक हलचल समेत कई मुद्दों पर सांसदों से चर्चा की है। पीएम की मीटिंग पर शिवसेना के राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री को सभी पार्टियों के सांसदों को बुलाना चाहिए था। वे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सभी बीजेपी सांसदों को मीटिंग में बुलाया है। ऐसे में अगर मैंने यह कहा कि वे एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं क्या, तो क्या गलत सवाल उठाया। खैर,
कोई बात नहीं, हमारी शिवसेना के सांसदों की भी आज मेरे घर पर मीटिंग है, हम भी मीटिंग कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इन मुद्दों के अलावा राज्यपाल द्वारा विधानसभा स्पीकर के चुनाव के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव एक बार फिर लौटाए जाने, देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर और चंद्रशेखर बावनकुले जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ उद्धव सरकार की तरफ से जांच की कार्रवाइयों पर भी चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही एक आधिकारिक बयान जारी कर सकता है। इससे पहले पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने का आह्वान करते हुए कहा कि 32 सालों से जिस सच को दबाया गया है वो सामने आया। सच हर स्वरूप में सामने आना चाहिए। पीएम मोदी के इस आह्वान के बाद महाराष्ट्र में द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी के 92 विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। लेकिन इससे पहले विधानसभा में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए लोगों को थिएटर पर बुलाया जा रहा है और थिएटर में आने वाले लोगों के साथ संवाद किया जा रहा है, इससे समाज में तनाव बढ़ेगा। फिल्म को लेकर राउत ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म पर विवाद नहीं है। 32 सालों तक कश्मीरी पंडितों की वेदनाएं जो सामने नहीं आई, अब आई हैं। फिल्म पर हो रही राजनीति पर विवाद है। जिस तरह से बीजेपी लोगों को फिल्म दिखाने के लिए थिएटर्स पर लाने की कोशिश कर रही है, खुद पीएम मोदी फिल्म के प्रचारक बन बैठे हैं। इसकी वजह समझने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद गांधी वाड्रा परिवार संकटों में घिर गया है। बात इतनी बढ़ गई कि कपिल सिब्बल ने सीधे सीधे गांधी परिवार से इस्तीफे की मांग कर डाली। कांग्रेस में जारी सत्ता संघर्ष के बीच कोई दूसरी पार्टी गांधी परिवार के बचाव में अब तक सामने नहीं आया, लेकिन शिवसेना सामने आई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गांधी परिवार का बचाव करते हुए कपिल सिब्बल सहित G23 के नेताओं को सड़ा आम करार दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ G23 धड़े के नेताओं ने एक बार फिर मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में लिखा कि गांधी नेतृत्व छोड़ें यह ठीक, लेकिन कांग्रेस तो आगे ले जाने वाला, जीत दिलाने वाला नेता कपिल सिब्बल के G23 गुट में है क्या। कांग्रेस की थाली और कटोरी में खा पीकर कई बार डकार लेकर स्वस्थ हुए नेता G23 में हैं और कांग्रेस की पराजय पर वे विलाप कर रहे हैं। इनमें से कितने नेता 5 राज्यों के चुनाव में जमीन पर उतरे थे, कितनों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रचार में खुद को झोंक दिया था। शिवसेना ने आगे लिखा है कि गुलाम नबी, कपिल सिब्बल और 23 कैडेट के नेता पारिवारिक भागदौड़ में एंजॉय कर रहे थे और मन ही मन कांग्रेस की असफलता की मनोकामना कर रहे थे। G23 का समूह सड़ा हुआ आम है। सामना में लिखे अपने लेख में शिवसेना ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो युवाओं में एक नई गति और नया विचार पैदा करे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता नहीं रहे। चुनाव लड़ने के कौशल और प्रबंधन के मामले में कांग्रेस में सूखा पड़ गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने फिर से हरीश रावत जैसे पुराने नेताओं को बागडोर सौंपकर भाजपा को आगे के लिए गति दे दी। अमरिंदर ने सीधे भाजपा से हाथ मिला लिया, लेकिन अमरिंदर को मनाने के लिए G23 के कितने लोग आगे आए। गोवा में स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के पैर जमीन पर नहीं थे। कांग्रेस पार्टी का संगठन जर्जर हो चुका है। जनता को पार्टी के प्रति आकर्षण महसूस हो, ऐसा कुछ भी नया नहीं हो रहा है। शिवसेना के मुताबिक केवल गांधी परिवार ही एकमात्र बलस्थान नहीं रह गया है। कांग्रेस की जड़ें सूख गई हैं और वृक्ष पत्ता विहीन हो गए हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी आज भी परंपराओं की श्रृंखलाओं और पुरानी जटिलताओं में अटकी हुई है। पत्ते अंकुरित हों, बाहर आएं और वातावरण ताजा हो, ऐसा किसी को मन से लगता है तो वृक्षों की पूरी छटाई कर नया बागीचा तैयार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कहते हैं कि अगर सर पे बर्बाद होने का भूत सवार हो तो इंसान ना चाहते हुए भी हर कदम बर्बादी वाली डगर पे ही रखता है। कुछ यही हाल समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी उनके होश ठिकाने नहीं हैं और वो गांधी वाड्रा परिवार के रास्ते पर हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरा देश कश्मीरी पंडितों की त्रासदियों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अपना समर्थन दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की राह पर चलते हुए अखिलेश यादव ने कश्मीर फाइल्स पर सवाल उठाते हुए लखीमपुर खीरी जिले की घटना पर लखीमपुर फाइल्स बनाने की मांग कर डाली। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कश्मीर पर फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर खीरी कांड पर भी फिल्म बननी चाहिए। गौरतलब है कि यूपी के तराई जिले लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचल दिया गया था। पिछले साल 3 अक्टूबर को घटी इस घटना में लखीमपुर खीरी में जीप से कुचलने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 5 किसान और 3 भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे।
आरोप है कि जीप देश में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा चला रहे थे। घटना के कुछ दिन बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और करीब 4 महीने जेल में रहने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से उन्हें जमानत मिल गई थी। अब उसी घटना की तुलना कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए जुल्म और उनके पलायन से अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव शायद यह भूल रहे हैं कि विपक्ष के आरोपों और उनके सतही नैरेटिव को लखीमपुर खीरी की जनता हालिया विधानसभा चुनाव में पूरी तरह खारिज कर चुकी है और जिले की 8 विधानसभा सीटों को भाजपा को जिता चुकी है। फिर सिर्फ एक धर्म विशेष को खुश करने के चक्कर में आखिर अखिलेश यादव ऐसे सतही बयान क्यों दे रहे हैं, ये तो सिर्फ अखिलेश यादव ही जान सकते हैं। क्योंकि कश्मीर फाइल्स फिल्म में वही है जो कश्मीरी पंडितों ने झेला है कि आखिर कैसे एक धर्म विशेष के लोगों ने कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेघर कर दिया, उनकी हत्याएं की, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उन्हें जिंदा जलाया गया, उनके घरों को फूंक दिया गया। वही पूरी त्रासदी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई है, जिसे पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेता और सरकार के कई मंत्री भी प्रमोट कर रहे हैं। बीजेपी शासित कई राज्यों में यह फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है। पीएम मोदी ने फिल्म की तारीफ की और कहा कि इस तरह की और भी फिल्में बननी चाहिए जिससे कि लोगों को सच्चाई के बारे में मालूम पड़े। पिछले हफ्ते रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी हैं। यह फिल्म महज 5 दिनों में ही 60 करोड़ रुपए कमा चुकी है। लेकिन सीतापुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को नकारा है, आने वाले दिनों में इसका जवाब उन्हें जनता फिर से देगी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।